अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ना करे दोस्त ने वो काम किया है। बेचारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गिड़गिड़ाते रह गए, लेकिन फिर भी ट्रंप ने पोल पट्टी खोल दी। कहने लगे मैंने दोस्त मोदी को वोटिंग टर्नआउट बढ़ाने के लिए 21 मिलियन दिए हैं। And $21 million going to my friend Prime Minister Modi in India for voter turnout. जो धमकी देते थे कि 370 समाप्त करोगे, खून की नदियां बहेंगी, हम कहते थे यार कुछ नहीं होने वाला। लोग कहते थे राम मंदिर के मुद्दे पर अगर फैसला हुआ खून की नदियां बहेंगी। मैं कहता था देखो भाई कुछ एक मच्छर भी नहीं मरने वाला है, कुछ नहीं होगा। न्यायालय मेरिट के आधार पर फैसला करे, फैसले को लागू हम करेंगे। और किसी के माई के लाल पे हिम्मत है उत्तर प्रदेश में उपद्रव करके दिखा दे। आप कविता घोषणा करो ना, उस कमबख्त को निकालो पार्टी से और उसको एक बार यूपी भेज दीजिए, बाकी उपचार में अपने आप करवा लेंगे। जो व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज की परंपरा पर गौरव की अनुभूति करने की बजाय लज्जा महसूस कर रहा हो और औरंगजेब को अपना नायक मान रहा हो। उड़ीसा में एक महापुरुष हुए, बड़े सिद्ध महात्मा, परम पूज्य श्री अच्युतानंद बाबा जी। उनके द्वारा उड़िया भाषा में लिखी हुई यह पुस्तक है जिसका नाम है भविष्य मालिका। राजा चोर होगा, प्रजा का शोषण करेगा, छल करने वाले शासन करेंगे, पापी और असत्यवादी लोग धर्मात्मा कहे जाएंगे। सभी भेषधारी साधु संतों की संख्या बढ़ जाएगी, मतलब क्वांटिटी बढ़ जाएगी, क्वालिटी घट जाएगी। ये भी बात सही है। दोस्तों, 2024 से लेकर 2027 तक और उसके बाद किस प्रकार की रहस्यमयी भविष्यवाणियां इस भारत देश में सिद्ध होने वाली हैं, जिसकी वजह से भारत को इतना नुकसान पहुंचेगा जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। मानव जाति का 1/3 हिस्सा तो खत्म होगा ही, साथ ही भारत की अर्थव्यवस्था भी इतनी नीचे गिर जाएगी जिसकी वजह से चीन 13 देशों के साथ मिलकर भारत पर आक्रमण कर देगा। हम पंचसखाओं की उन प्राचीन काल की भविष्यवाणियों के विषय में चर्चा करने वाले हैं जिनको श्री अच्युतानंद महाराज जी ने चारों सखाओं के साथ मिलकर ताड़ के पत्तों पर लिखा। के खिलाफ है, नरेंद्र मोदी की तरह आतंकवाद और पाकिस्तान की आतंक नीति के खिलाफ है। पाकिस्तान के बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा था, हम पाकिस्तान से निपटने के लिए भारत की मदद लेंगे। मुझे लगता है कि पाकिस्तान का इलाज भारत के पास है। आपके पास खबर है क्या अभी भी शेड्यूल्ड है ये प्रोग्राम? देखिए, विदेश मंत्रालय के अधिकारी बता रहे हैं कि अभी ये प्रोग्राम शेड्यूल्ड है और बहुत कम गुंजाइश है कि इसमें कोई फेरबदल होगा। उसका सबसे बड़ा मकसद यह है कि भारत का शुरू से एक स्टैंड है कि आतंकी हमलों का मुकाबला करने के लिए सारे देशों को एकजुट होकर रहना होगा और भारत चाहेगा कि ऐसे समय में वो यूरोपियन यूनियन को भी ये संदेश दे कि आतंकी घटना के हर किसी आतंकी घटना के खिलाफ भारत उनके साथ खड़ा है और ये उम्मीद यूरोपियन यूनियन के देशों से भी की जाती है। वही बात है, पेरिस हमले में हमने देखा कि पूरी दुनिया ने एकजुटता दिखाई थी। अब बारी ब्रसेल्स हमले की जी भी। जी मनीष, आपको रोकना चाहिए, वक्त हमारे पास नहीं है। तस्वीरें आप देखते रहिए जो कि हम बता रहे थे कि एयरपोर्ट पर हमला हुआ है। ब्रसेल्स की हम दिखा रहे थे तस्वीरें जहां पर 11 लोगों की मौत की खबर है, 20 लोग घायल हुए हैं। अब आपको बताएंगे इस खबर में और क्या अपडेट्स आ रहे हैं लगातार हमारे पास, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 4 अप्रैल 2025 है, जुम्मा का दिन है और तकरीबन 9:45 बज रहे हैं। ये वीडियो तकरीबन ये इस वीडियो का नंबर होगा यूट्यूब पर और फेसबुक पर भी इस पे नंबर होगा 298, शायद 298। तो मेरे दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया कि कुछ ये पेपर पढ़ा मैंने और पेपर पढ़ के आपको ये पूरा डिटेल बताया तारीख के साथ कि कहाँ कहाँ क्या हुआ, कौन सी तारीख को हुआ। और लास्ट में जो मैंने आपको बताया
26/9/2013 26/9/2013 3 पाकिस्तानी आतंकी सांबा में सेना कैंप पर हमला किए, जबकि 29/9/2013 को अमेरिका में हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बातचीत होने वाली थी। ये सब वाक़या मैंने लिखा है इस पेपर में 10 मई 2017 को। वाक़या हुआ है 2013 में, इस पेपर में लिखा है 17 को। तो इस दौरान थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि एक वाक़या वो भी है, शायद वो यही है या दूसरा है, ये कहना ज़रा मुश्किल है इस वक्त, क्योंकि मैं डायरी में लिखा हूँ। डायरी इस वक्त ढूंढना और कहाँ रखा हुआ है और उसके अंदर कहाँ लिखा हुआ है, ये ज़रा मुश्किल है मेरे लिए। तो आप लोगों ने सुना होगा सांबा में, मेरे ख्याल से यही वाक़या होगा, क्योंकि ये भी सांबा ही का ही वाक़या है। तो सांबा में 2 जवान के सर काट दिए गए थे, 2 भारतीय सेना के जवान के सर काट करके, और ये सर गायब कर दिया गया था, धड़ छोड़ दिया गया था। और न्यूज़ में वगैरह में देखा था कि उसका खून जो है वो जहाँ सर काटा गया था वहाँ से गिराते 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 पाकिस्तान के बॉर्डर तक खून गिरते, ऐसा दिखाया गया, मतलब बताया गया कि वहाँ तक खून का निशान पाया गया है। मतलब ये बताया गया था कि पाकिस्तानी, चाहे वो फौजी जवान थे चाहे वो पाकिस्तानी आतंकवादी थे, वो सेना कैंप पे हमला किए और 2 जवान का सर काट कर ले गए। सर काट कर ले गए। अब सर काट कर ले गए तो उस सर को क्या करेंगे? भाजी बना के खाएंगे या मटन बना के गोश्त फ्राई करके खाएंगे उसको? इतनी कौन सी दुश्मनी थी कि सर काट के ले गए? मैं हिंदुस्तान के इंटेलिजेंट को कहूँगा कि देखो, सर काट के ले जाना, उस वक्त आपकी फ़ौज कहाँ थी? लेकिन फ़ौज जहाँ भी थी उसको बाद में सोचना, पहले ये सोचना कि सर काट के ले जाना ये एक नफ़रत पैदा करना है, हेकड़ी दिखाना है। हिंदुस्तान की फ़ौज को, हिंदुस्तानियों को गुस्सा दिलाना है, देखो हमने इतना बड़ा काम किया, तुम्हारा सर काट के सर उठा ले गए, धड़ छोड़ दिया। यार बॉर्डर में ऐसा होता है, गोली चलती है, मारकाट होती है, लोग मर जाते हैं, गोली लगी जवान शहीद हो गया, चाहे इस तरफ का हो चाहे उस तरफ का हो, लेकिन सर काट के धड़ छोड़ देना और सर उठा के लेके जाना, ये बड़ी नफरत पैदा करता है। तो मेरे देश हिंदुस्तान के इंटेलिजेंटों, आप ये सोचो कि 2008 से लेकर के आगे 26/11 और जितना भी मैंने वाक़या आपको बताया 2013-10 में जितना भी वाक़या हुआ, मैं फिर से एक बार रिपीट करूंगा, सारे उसमें एक चीज़ कॉमन पाई जाती है कि उसमें भड़काऊ चीज़ को रखा गया है मिर्च मसाला बना करके, यानी इतना भड़काने वाली चीज़ जिससे कि लोग मुसलमान से नफरत करें। तो कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, जैसे कि बेंगलोर में ले लो, गुजरात में ले लो। गुजरात के पुलिस वालों ने ये बयान किया है कि 5 मिनट पहले, धमाका होने से 5 मिनट पहले ईमेल आता था कि हम यहाँ पर वहाँ पर जो ये करने वाले हैं, तुम जो कर सकते हो कर लो। भड़काऊ ईमेल, भड़काऊ मैसेज। इसकी जब जांच हुई कि ये मैसेज कहाँ से आया, तो एक ब्रिटेन नागरिक की लाइन से आया, इंटरनेट से, लेकिन उसे छोड़ दिया गया, ग्रीन चिट दिया गया, इसलिए कि उसका वाईफाई खुला था, कोई वाईफाई का कोड नहीं था। पुलिस का बयान भी मैंने इसमें बताया, ठीक है। ये चीज़ को गौर करना, सिर्फ यही एक चीज़ नहीं, हर चीज़ में गर्म करने वाली चीज़ पैदा की गई है, कॉमन है। जैसे कि सामा में सर काट के ले गए, गुस्सा दिलाने वाली चीज़ है। यार गोली मार के चले जाते कोई बात नहीं, सर काट के सर क्यों उठा ले गए? क्या पाकिस्तानियों ने उस सर को किसी मीडिया को दिखाया कि देखो हम हिंदुस्तान का सर काट के ले आए हैं? नहीं, सिर्फ भड़काने के लिए सर काटा गया, जिससे कि मेरा ख्याल है कि ये सर, भारतीय नौसेना का जो सर काटा गया, ये कोई काटने वाला कोई पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तानी आतंकवादी नहीं, बल्कि खुद
हिंदुस्तान की फौज में, हिंदुस्तान के टुकड़े पे पलने वाला अंग्रेजों का गुलाम था। इस देश भारत का गद्दार था वो, जो अपने ही भारत के सेना के नौजवान का सर काट करके अंग्रेजों के लिए काम किया और मामला भड़काने के लिए, गर्म करने के लिए ऐसा वाकया बनाया गया ताकि पाकिस्तान और इंडिया का बॉर्डर गर्म रहे, हिंदुस्तान की फौज यहां बैठी रहे ताकि पाकिस्तान की फौज भी यहां बैठी रहे, और अरब में सुपर पावर अपने दोस्तों के साथ, नेटो के साथ इजराइल जो भी कुछ कर रहा है वो करता जाए, उसको रोकने के लिए पाकिस्तान वहां ना जा सके। जैसा कि 6 डे वॉर में पाकिस्तान गया था और इजराइल को मार के उसकी हेकड़ी दिखाई थी। मैं वो वीडियो डालूंगा ताकि ये सब समझने में तुमको आसानी हो जाए। और जहां भी मीटिंग होने वाली थी, कोई बातचीत होने वाली थी, उस मीटिंग से पहले, उस मीटिंग में मोदी जी भी जाने वाले थे, वहां पर उससे 2-4 दिन पहले, 3 दिन पहले धमाका कराया गया कि वहां के लोगों के दिलों में नफरत पैदा हो जाए पहले मुसलमानों के नाम से, ताकि मुसलमानों के खिलाफ जो हम षड्यंत्र रचें, जो प्लानिंग करें, जिस मुल्क में भी मीटिंग हो, वो सारे के सारे लोग हमारे उस षड्यंत्र में शरीक हो जाए आसानी के साथ। क्योंकि मुसलमानों से जब नफरत करेंगे तो हमारे षड्यंत्र में, हमारे प्लान में वो शरीक हो जाएंगे, हमारे प्लान के मुताबिक वो हमारा साथ देंगे और मुसलमानों के खिलाफ हो जाएंगे। और मुसलमानों का हिंदुओं से या किसी भी अमेरिका से या किसी से भी, किसी किस्म दुनिया के किसी भी मुल्क से समझौता ना होने पाए। दुनिया भर में मुसलमानों के नाम का बिल फटा रहे, मुसलमानों से लोग नफरत करें। जैसा कि 13 फरवरी 2010 में पूना में धमाका हुआ, लेकिन 24 फरवरी 2010 को थाईलैंड में इंडिया पाकिस्तान की मीटिंग थी, समझौता होने वाला था, लेकिन उससे पहले हिंदुस्तान में पूना में बम फाड़कर डेविड हेडली का नाम लेकर के पाकिस्तान के साथ जोड़ा गया और कहा गया ये पाकिस्तान ने करवाया। 26/3/2016 बेल्जियम में धमाका हुआ और बेल्जियम में 30 अप्रैल, जनवरी, फरवरी, मार्च, 30 मार्च को, यानी 26 मार्च 2016 को बेल्जियम में धमाका हुआ। एयरपोर्ट पर ब्रुसेल्स या ब्रूसलेस ऐसा कुछ सिटी है, उस एयरपोर्ट पे धमाका हुआ। और 30 मार्च को 2016 में मीटिंग थी यूरोपियन यूनियन की। देखो यहाँ पर यूरोपियन यूनियन है, यहाँ ये वीडियो मेरे पास है, मैं आपको बता दूंगा। यानी 26 मार्च को 2016 में बेल्जियम के एक एयरपोर्ट पर धमाका हुआ, 26 को हुआ और 30 को, 4 दिन बाद वहाँ यूरोपियन यूनियन की मीटिंग थी। यानी उस यूरोपियन यूनियन की मीटिंग में बेल्जियम में वहाँ के लोगों को ये बताया जाए कि देखो मुसलमान कितने धमाका कर रहे हैं, मुसलमान के खिलाफ जो प्लान किया जाए उसमें वो लोग साथ दें। और बेल्जियम में जो धमाका हुआ था वहाँ पर कुछ अरबी ज़बान इस्तेमाल किया गया था, आतंकवादियों ने इस्तेमाल किया था। और उसमें कुछ, मैंने जो वीडियो देखा था उसमें कुछ नारे तकबीर या जिहाद जिंदाबाद या कुछ ऐसा नारा लगाया था, लेकिन जो मैंने वीडियो बनाया उसमें वो बात आ गई है। हिंदी में कुछ लिखा हुआ है कि आतंकवादियों ने अरबी लफ्ज़ इस्तेमाल किया वहाँ पर, जिसका जो लफ्ज़ लोगों ने सुना वो मेरी वीडियो में आ गई है, तो मैं दिखा दूंगा, आप देख लेना। एक कोने में ऊपर लेफ़्ट साइड के, वीडियो के लेफ़्ट साइड, और आप जो देख रहे हैं तो आपके राइट साइड में ऊपर के कोने में वो हिंदी में लिखा हुआ आएगा। हिंदी अगर आप पढ़ सकते हो तो पढ़ लेना। उसमें कुछ लिखा हुआ है कि अरबी लफ्ज़ इस्तेमाल किया आतंकवादियों ने। वो ये जानबूझकर किया गया कि लोगों को लगे कि ये बम धमाका करने वाला मुसलमान था। हर जगह ये नफरत की चीज़, ये मेन पॉइंट है, हर जगह नफरत की चीज़ को मुसलमानों के नाम पर वहां उजागर किया गया है। ठीक है। 13/11/10 को पेरिस में भी आतंकवादी हमला हुआ, जबकि 2-4 दिन के बाद वहां पर भी यूरोपियन यूनियन की मीटिंग थी। पहले हमला करवाया जाता है, धमाका करवाया जाता है, फिर उसके 2-4 दिन के बाद वहाँ मीटिंग की जाती है, प्रोपेगेंडा किया जाता है और मुसलमानों के खिलाफ प्लानिंग की जाती है। ताकि उनकी प्लानिंग में तो है हमें मुसलमानों को मारना है, मुसलमानों पे हमला करके पूरे अरब के पेट्रोल पे कब्जा करना है, तो कोई मेरे खिलाफ ना जाए। देखो मुसलमान आतंकवादी हैं, देखो मुसलमानों ने ये किया है तो हम मुसलमानों को मार रहे हैं। ठीक है। तो मैं ये हिंदुस्तान के
फौज, फौजी जनरल, SBI, CID, CBI, LED, ATS, ASI और ANI, ED, पुलिस कमिश्नर और तमाम स्पेशल ब्रांच वालों को ये आगाह करूँगा कि इन सब बातों पर गौर करो। मैंने कुछ तारीख से बयान किया है, तारीख कुछ हवाला किया है और सारा कुछ आपको बताया है जो कुछ मेरे इल्म में था, और बहुत कुछ है लेकिन धीरे धीरे कहना होगा, थोड़ा धीरे धीरे समझाना होगा। तो मैं आपको इसमें थोड़ा वीडियो डाल दूंगा जो बेल्जियम में धमाका हुआ, उसमें अरबी लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, यानी ये कि जो कुछ भी हुआ है, हमला हो नहीं हो, जो कुछ हो, उसका बिल मुसलमान पे फटना चाहिए। अब हिंदुस्तान में जो गुजरात में अहमदाबाद में 21 जगह हुआ और 29 जगह, तकरीबन 29-30 जगह जो फटने से बच गया, वो पुलिस को खबर दे दी गई, तो वहाँ पर पुलिस पहुँच गई। वो सब 29 से 30 जगह 2.5 किलो का ढुम होने वाला था, लेकिन उसे रोक लिया गया। तो सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि वहाँ पर हिंदुस्तानी इस्लामी मुजाहिद उस दौर में भी 2008 में भी, मैं जुलाई के महीने में और न्यूज़ जब देखता था बड़े गौर से देखता था, और ये सब बहुत तूफान की तरह उड़ाया जाता था, हिंदुस्तानी इस्लामी मुजाहिद, सारा बिल फाड़ा गया। लेकिन उनको जो मैसेज आता था वो एक ब्रिटेन के लाइन से आता था, लेकिन उनको वाईफाई के टेक्नोलॉजी की वजह से छोड़ दिया गया। सारा इल्ज़ाम मुसलमानों पे लगाया गया। जिस किसी को भी मुसलमान को फांसी दी गई, कैद खाने में डाला गया, उम्र कैद दिया गया, किसी के खिलाफ उनके पास कोई सबूत नहीं। हाँ, कोई मुजरिम रहा होगा, कुछ रहा होगा, उसको मुजरिम के शक के बिना पर उठा करके डाल दिया। जो कुछ भी हुआ होगा सारे के सारे बेकसूर है, इस केस से उनका कोई ताल्लुक नहीं। बहरहाल, और आपने ये भी देखा कि जहां भी मीटिंग होने वाली है उससे 2-3 दिन पहले, 4 दिन पहले कुछ धूम धड़ाका किया है, ताकि सारा बिल मुसलमानों पर फाड़ करके मीटिंग में प्लान के मुताबिक काम किया जाए। तो इस बात पर गौर करो। और एक सेकेंड, तो इस बात पर गौर करो और इस बात को समझो कि जहाँ भी जो भी धमाका हुआ है, इल्ज़ाम मुसलमानों पे लगा है, लेकिन धमाका चाहे हो, चाहे आतंकवादी हमला हो, उससे 2-3 दिन 4 दिन बाद कोई न कोई मीटिंग थी। उस मीटिंग में अपना प्रोपेगेंडा करने के लिए, मुसलमानों को अपना शिकार बनाने के लिए ये सब किया गया है, साजिश के तहत। हर इस साजिश को समझो ताकि हकीकत तक पहुंच सको। अब वो हिंदुस्तान को इस्तेमाल करना चाहते हैं, लेकिन अभी तक वो चाइना को दबा नहीं सके। मैंने आपको बताया पहले भी यही था, और अभी जो कुछ खास बात है वो ये बताना चाहता हूं कि इतना सब कुछ करने के बाद 2008 में देखो, लाइन से विधायक खरीदा, बेंगलोर, गुजरात, सीरियल, 26/11 सब करने के बाद हिंदुस्तान के विदेश मंत्री अटैची भर भर के सबूत लेके जाते थे अमेरिका, यूनाइटेड नेशन, लेकिन फिर भी उन्होंने पाकिस्तान पे हमला नहीं किया। बड़े बड़े बोल थे, हम ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। आज भी बड़े बड़े बोल बोलते हैं पाकिस्तान के खिलाफ, लेकिन पाकिस्तान पे हमला नहीं किया। सर्जिकल स्ट्राइक को भी जिक्र किया कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक करके ठिकाने कर दिया, लेकिन नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक का भी ढोंग धतूरा था, झूठ है, नहीं किया गया। हालांकि फौजी जवान जिसको तुम आपने रोटी के लिए सस्पेंड कर दिया था, वो बताता है कि सर्जिकल स्ट्राइक ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये सब जो आता है वो सब ड्रामा करता है। बहरहाल वो कहता है कि ये हमारी सिक्योरिटी का मामला है, इसलिए मैं नहीं बोलता हूँ। बहरहाल सब राज खुला कि ऐसा कुछ नहीं है। बहरहाल इतना अटैची भर के भी सबूत ले जाके यूनाइटेड नेशन में देने के बाद भी, इतना सब कुछ होने के बाद भी अभी तक आपने पाकिस्तान पे हमला नहीं किया है। अमेरिका ने आपको इजाज़त नहीं दी, ऑर्डर नहीं किया कि आप पाकिस्तान पे हमला करो। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के साथ चाइना खड़ा है। जब तक कि चाइना को रोका न जाएगा, जब तक कि पाकिस्तान पे हमला करना बेकार है। अमेरिका को पता है कि अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान पे हमला करने जाएगा और पाकिस्तान ने उठा के जड़ दिया, तो हिंदुस्तान अगर कमज़ोर हो गया, सारे हिंदुस्तानी के दिल से पाकिस्तान के लिए नफरत निकल जाएगी। मार खाने के बाद फिर उसका दिमाग चलने लगता है। तो कहीं ऐसा ना हो कि मार खाने के बाद ठंडे पड़ जाएं, तो फिर चाइना को किससे मरवाऊंगा मैं।
अगर भांडा फूट गया, यहाँ कमज़ोर पड़ा, तो चाइना को कौन मारेगा? चाइना बहुत बड़ा दुश्मन है उसका, उसके रास्ते का बहुत बड़ा कांटा चाइना है। पाकिस्तान के बाद चाइना भी साफ करना है, और चाइना को जब तक नहीं साफ करेंगे, जब तक रूस को नहीं मार सकते, इसलिए अमेरिका आपको इजाज़त नहीं दे रहा है कि आप पाकिस्तान पे हमला करो। अब वो चाइना को चारों तरफ से पहले भी घेरने की कोशिश की, मैं बता चुका हूँ, लेकिन वो नहीं घेर सका, नहीं डरा सका, उसके मुट्ठी में, कंट्रोल में चाइना नहीं आया। साउथ चाइना सी के जरिए चाइना को डराया। मैं एक वीडियो हल्का सा डाल दूंगा, वो ज़माना आपको याद आ जाएगा शायद। और साउथ चाइना सी के बाद भी नहीं डरा तो नॉर्थ कोरिया के बहाने कि नॉर्थ कोरिया बड़े पैमाने पर मिसाइल बना रहा है, न्यूक्लियर बना रहा है, उस पर दबाव डाला, हम नॉर्थ कोरिया पर हमला कर सकते हैं, ला के पूरा वारशिप, सबमरीन, ये सब डाल के डराया। चाइना डरा? नहीं डरा। चाइना, रूस, नॉर्थ कोरिया सब आगे अपनी फौज बढ़ा के तैयार खड़े हो गए, आ जाओ। फिर अमेरिका फेल हो गया, हमला किया नहीं किया, ये सब ढोंग धतूरा है। क्यों? किसी तरह चाइना रुक जाए तो, दब जाए तो हम उसको। अब जो है वो इस वक्त जब ईरान उनके रास्ते का बहुत बड़ा कांटा है, तो पाकिस्तान को तो मारना है, लेकिन पाकिस्तान से पहले ईरान को मारना बहुत ज़रूरी हो गया है, सुपर पावर को। अब ईरान को नहीं मार पा रहे हैं, अब ईरान को मारने के लिए चाइना को डरा रहे हैं कि चाइना डर जाए, रूस को देखो, अब यूरोप को छोड़कर रूस से जाके मिल गए, रूस से दोस्ती खेल रहे हैं, चाइना को उंगली दिखा रहे हैं टैरिफ के नाम पर, और दुनिया भर की बातें कर रहे हैं। टैरिफ को आप समझ रहे हो, न्यूज़ में देखा होगा, मैं थोड़ा डाल दूंगा, इसमें देख लेना। चाइना बोलता है हम जंग के तैयार हैं, चाहे जो भी सूरत हो, हम तैयार हैं तुमसे लड़ने के लिए। अभी भी वो नहीं डर रहा है। अब हिम्मत नहीं पड़ रही कि हिंदुस्तान को कैसे कहें कि पाकिस्तान पे हमला करो और ईरान को भी मारो, दो न्यूक्लियर। लेकिन अब मजबूरी है उनकी, उनका काम अटक गया है, अब ईरान भी नहीं दब रहा है। खैर, पाकिस्तान को उन्होंने तो कंट्रोल किया हुआ है, उनको खरीद करके, इमरान खान को इस्तेमाल करके, लेकिन अभी ईरान तो बहुत बड़ा कांटा बन गया है, ईरान को तो साफ करना है। अब हिंदुस्तान डायरेक्ट ईरान पे तो नहीं हमला कर सकता ना, उसको तो बहाना चाहिए ही चाहिए कि हमें पाकिस्तान पे हमला करेंगे, और उसके बाद ईरान में 2 न्यूक्लियर मिसाइल मारेंगे, क्योंकि भाई टेक्नोलॉजी की खराबी से चला गया है ना। तो ईरान को मारने के लिए तो बहाना चाहिए ही चाहिए, 100% श्योर करना ही पड़ेगा कि हम पाकिस्तान पे हमला करें, तभी ईरान को मार सकते हैं। नहीं तो हिंदुस्तान ईरान पे कैसे हमला करेगा, कोई तुक नहीं बैठता। हिंदुस्तान के इंटेलिजेंट इस बात को समझो कि ईरान को मारने के लिए तुम्हारे पास कोई तुक नहीं कि डायरेक्ट आप ईरान पे हमला करो, जब तक कि आप पाकिस्तान पे ना हमला करो। तो पाकिस्तान को मारने के लिए, पाकिस्तान पे हमला करने के लिए अब प्रोपेगेंडा किया जाएगा, चाहे बलूचिस्तान का मसला उठाया जाए, चाहे बांग्लादेश का मसला उठाया जाए, चाहे कुछ भी बनाया जाए, ये प्रोपेगेंडा किया जाएगा। जब तक ये प्रोपेगेंडा बन के तैयार नहीं होता, तब तक हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान का लोहा गर्म रखा जाएगा, क्योंकि लोहा गर्म रहना चाहिए। जब जैसे सुपर पावर को लगेगा कि अब लोहा गर्म तो है, लेकिन जैसे चाइना को लगेगा कि चाइना अब थोड़ा डर रहा है, हमारे कंट्रोल में आ रहा है, वैसे वो बोलेगा भाई लोहा गर्म है, मारो थोड़ा। तो बहरहाल हम अगली वीडियो में आपको बताते हैं कि आपके फौजी जनरल ने क्या क्या कहा, क्या क्या नहीं कहा, कुछ और बातें बताऊंगा आपको। क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका, इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला, तो ईरान पहली फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं, और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन, फ्रांस सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेव करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ऐ बेगैरतो, ऐ जर्नेलो, ऐ हुक्मरानो, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? ऐ बेगैरत हुक्मरानो, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो?
तुम कैसे चाहते हो, तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतो, ए जर्देलो, ए हुक्मरानो, तुम कब जागोगे, कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे हैं, बुला रहे हैं तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो